हेलो और नार्निया की मुहम्मद में फिर से खुश आमदेद। हम पढ़ रहे हैं घोड़ा और उसका लड़का, और आज हम पढ़ेंगे उसका तीसरा बाब, ताशबान का दरवाज़ा। आपको याद होगा कि वो लड़की अब अपनी कहानी सुनाने लगी थी। लड़की कहने लगी, मेरा नाम आरवस खानजादी है। मैं किद्राश खान की बेटी हूँ, जो रिश्ती खान का बेटा इब्ने किद्राश खान इब्ने अरदीब टिसराक, जो बराए रास्त देवता ताश की नस्ल से हैं। मेरे वालिद साहिब सूबा कालावार के सरदार हैं, और उनमें से एक हैं जिसको टिसराक, जो हमेशा जीता रहे, के सामने जूते पहने खड़े रहने के हकदार हैं। मेरी वालदा, जिस पर देवताओं की सलामती हो, वफात पा गई, और मेरे वालिद साहिब ने दूसरी शादी की। मेरे भाइयों में से एक दूर के मगरिब के बागियों की जंग में शहीद हो गया, और दूसरा अभी छोटा है। अब यूं हुआ कि मेरे वालिद साहिब की बीवी, मेरी सौतीली माँ, की नज़र में सूरज अंधेरा था जब तक मैं अपने वालिद साहब के घर में थी। चुनांचे उसने मेरे वालिद साहब को मजबूर किया कि वो मुझे आहोश्ता खान को ब्याह दे। अब ये आहोश्ता अवाम की नस्ल का है, लेकिन इन दिनों में वो टिसराक, जो हमेशा जीता रहे, को झूठ और जापलूसी के जरिए से बहुत नजदीक हो गया है, और खान भी बनाया गया है, और कुछ शहरों पर मालिक और वजीर आजम उस वक्त बनने वाला है जब मौजूदा वजीर आजम वफात पा जाए। और अगरचे वो कम अज कम 60 साल का है, और उसकी कमर टेढ़ी है, और वो देखने में बंदर सा लगता है, तब भी उस अहोश्ता की दौलत और ताकत की वजह से, और अपनी बीवी मजबूर करने की वजह से, मेरे वालिद साहिब ने उसको कासिद भेजा, जिसने उसके हाथ में मेरा हाथ देने का वादा किया। और उस अहोश्ता ने हाँ का जवाब भेजा और कहा कि मैं इस ही साल आरवस से शादी करने को राजी हूं, और वो भी इस गर्मी के दौरान। जब ये खबर मुझ तक पहुंची तो सूरज की रोशनी मेरी आंखों में अंधेरा हो गई, और मैं अपने बिस्तर पर एक पूरा दिन रोती रही। मगर दूसरे दिन मैं उठी, और मैंने अपना मुंह धोया और अपनी घोड़ी हविन को तैयार करवाया। मैंने वो खंजर जो मेरे भाई ने मगरिबी जंगों में इस्तेमाल किया था साथ लिया, और अकेली निकल आई। जब मेरे वालिद साहब का घर अभी आंखों से उजल हो गया, और मैं एक ऐसे जंगल के मैदान में पहुंची जो बिल्कुल तन्हा था, तो मैं विन से उतरी और मैंने खंजर निकाला। फिर मैंने अपना कपड़ा वहां खोला जहां मेरा दिल नजदीक पड़ता है, और मैंने तमाम देवताओं से दुआ की कि मरने पर मुझे अपने भाई के पास पहुंचा दीजिए। उसके बाद मैंने अपनी आंखें बंद की, अपने दांत पीसी, और मैं खंजर को अपने सीने में उतारने वाली थी। लेकिन इससे पहले कि मैं ऐसे करती, इस घोड़ी ने इंसानों की बोली में मुझसे बात की और कहा, ऐ मेरी मालकन, तुम हरगिज अपने आप को तबाह मत करो, क्योंकि अगर तुम जीती रही तो कुछ भी हो सकता है।
मगर मरे हुए सब एक जैसे मरहूम ओ महरूम हैं। इस पर घोड़ी ने कहा, मैंने इतनी खूबसूरती से नहीं कहा था। ब्री ने फौरन उसको खामोश किया। हश मोहतरमा हश, वो कैलरमैन के खास तरीके से बता रही है, और टिसरा के महफल के कहानी पेश करने वाले इससे बेहतर नहीं करते होंगे। ब्राय मेहरबानी खानजादी, आगे बताइए। आरवस आगे बताने लगी, जब मैंने इंसानों की जुबान अपनी घोड़ी से सुनी तो मैंने समझा कि मौत के डर की वजह से मेरा दिमाग गैर मुतवाजन हो गया है और मेरा दिल शर्म से भर गया, क्योंकि मेरी नस्ल ऐसी है जिसके सामने मौत एक मक्खी के डंग से भी कम होनी चाहिए। फिर मैं दोबारा खंजर लगाने के लिए तैयार हुई, लेकिन विन मेरे नजदीक आई और उसने अपना सर खंजर और मेरे दरमियान में रख दिया, और वो मुझे अच्छी वजूहात सुनाने लगी कि खुदकशी क्यों गलत है, बिल्कुल उस तरह जैसे कोई माँ अपनी बेटी को समझा रही हो। और अब मुझे इतना ताज्जुब हुआ कि अपने आप को मारना और अहोश्ता का मामला मेरे दिमाग से निकल गया, और मैंने विन से कहा, ऐ मेरी घोड़ी, तुमने इंसानों की बेटियों की तरह बोलना कैसे और कहाँ सीखा? और विन ने वही बात बताई जो तुम सबको मालूम है कि नार्निया में हैवान बोल सकते हैं, कि वो वहां से चोरी होकर यहाँ आई जब वो छोटी ही थी। उसने मुझे नार्निया के महलों और समंदरी जहाजों और जंगलों और झीलों के बारे में इतना कुछ सुनाया कि मैंने कहा, ताश और अजरात और अर्दीनत देवियों के नामों से मुझे नार्निया को जाने की बहुत ज्यादा ख्वाहिश हुई। और मेरी घोड़ी ने कहा, मेरी मालकन, अगर तुम नार्निया में होती तो तुम खुश होती, क्योंकि वहां किसी लड़की की मर्जी के खिलाफ शादी नहीं करवाई जाती है। और जब हमारी बातें लंबी हो गई, तब मेरे दिल में जीने की एक उम्मीद पैदा हुई, और मैंने खुशी मनाई कि मैंने खुदकशी नहीं की थी। मजीद यूं हुआ कि हम भाग जाने का लाहिए अमल बनाने लगे, और वो मंसूबा ऐसा था। हम मेरे वालिद साहब के घर वापस गए, और मैंने सबसे अच्छे कपड़े मंगवाए, और नाच गीत के साथ मैंने खुश होने का इजहार किया और ये दिखाया कि मैं शादी के लिए राजी हूं। इसके अलावा मैंने अपने वालिद साहब को कहा, ऐ मेरे बाप और मेरी आंखों की खुशी, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं एक नौकरानी के साथ जंगल में जाकर रात और लड़कियों की रानी जरदीना देवी को कुर्बानियां दूं, जो कि मुनासिब और हमारी रवायत है जब लड़कियां शादी की तैयारी करती हैं। और उसने जवाब दिया कि ऐ मेरी बेटी और मेरी आंखों की खुशी, तुम जाओ और वैसा ही करो। लेकिन जब मैं वहां से निकली तो मैं फौरन उस बूढ़े गुलाम के पास गई जो मेरे वालिद का मतमद था और जिसकी गोद में मैं पली थी। मैंने उनसे राज का कसम करवाई और उसके हाथ से एक खास चिट्ठी लिखवाई। उसने मुझे अपने लाहिए अमल से हटाने की पूरी कोशिश की, मगर आखिर उसने कहा, हुक्म सुनने पर ताबेदारी, और उसने मेरी मर्जी पूरी की। मैंने वो खत बंद करके अपने जिस्म में छुपा लिया। शास्ता बोल पड़ा, लेकिन उसमें क्या था?
ब्री ने कहा, चुप रहो छोटे, तुम पूरी कहानी खराब करोगे। वो खत के बारे में हमको सही वक्त पर बता देगी। आगे बताइए खानजादी। आरवस ने अपना बयान जारी रखा। फिर मैंने अपनी नौकरानी को बुलाया और बताया कि सुबह मुझे जल्दी उठाना ताकि हम जंगल में जाकर जरदीना देवी की रवायात पूरी कर दें। और मैंने खुश होने का इजहार किया और उसको शराब पिलाई, और मैंने उसके प्याले में ऐसी चीज मिलाई जिससे वो पूरे एक दिन और रात भर सोती रहे। और जब सब लोग सो गए तो मैं उठी और मैंने अपने भाई का बख्तर बंद पहना जो उसकी याद में उसके कमरे में लटका हुआ था। मैंने खास जेवर अपने थैले में बांध लिए। मैंने खाना बांधा और अपनी घोड़ी पर काठी लगाई और रात के दूसरे पहर घोड़ा सवारी करते हुए जा निकली। उस जंगल में नहीं जहां मेरे वालिद साहब का अंदाजा था, बल्कि शमाली मगरिब की तरफ ताशबान के रास्ते में। मुझे मालूम था कि अगले 3 दिन तक मेरे वालिद साहब मेरी बातों की वजह से मेरा ताक़ब नहीं करेंगे। और चौथे दिन हम शहरे आजम बाल्डा में पहुंचे। अब ये शहर बहुत अहम रास्तों पर वाक़ई है और यहाँ से टिसराक, जो हमेशा जीता रहे, का डाक तेज घोड़ों पर तमाम सुल्तनत में आता जाता है और बड़े खानों का हक है कि वो भी इसका इस्तेमाल करें। लिहाजा मैं आजम बल्डा के शाही डाक के सरदार के पास गई और मैंने कहा, सरदार साहिब, ये खत मेरे चाचा आहोश्ता खान की तरफ से कदराश खान कालावार के मालिक के लिए है। अब ये 5 अशरफियां लो और उसे पहुंचा दो। और सरदार साहब ने कहा, हुक्म सुनने पर ताबेदारी। ये खत इस तरह लिखा था कि आहोश्ता की तरफ से हो, और उसमें यूं दर्ज था कि आहोश्ता खान से कदराश खान को सलाम के बाद अर्ज है कि देवता ताश गालिब के नाम से मालूम हो कि मैं तुम्हारे घर के रास्ते में था ताकि ब्याह का माहदा मेरे और तुम्हारी बेटी आरवस खानजादी के दरमियान करूं। तो खुशकिस्मती से मुझे उस ही को जंगल में मिली जहां वो देवता जरदीना के लिए कुर्बानियां देने गई थी, जिन रवायात के मुताबिक लड़कियां करती हैं। जब मालूम हुआ कि वो कौन है, तब उसकी खूबसूरती और शऊर से मैं बहुत खुश हुआ और मैं मोहब्बत और प्यार से बसम होने लगा। और मैंने सोचा कि अगर हमारी शादी फौरन ना होती तो यकीनन सूरज मेरी आंखों में अंधेरा हो जाएगा। लिहाजा मैंने जरूरी कुर्बानियां तैयार की और उस ही वक्त तुम्हारी बेटी से शादी की और उसको अपने घर में ले आया। हम दोनों आपको दावत देते हैं कि आप जल्द अज जल्द हमारे पास तशरीफ ले आएं ताकि आपको देखकर खुश हो जाएं, और ये भी कि आप मेरी बीवी का जहेज साथ लाएं जिसकी मुझे अज हद जरूरत है, क्योंकि अखराजात बहुत ज्यादा हैं। और जबकि हम भाई भाई हैं, मुझे यकीन है कि आप ज्यादा नाराज नहीं होंगे कि मैंने ये जल्दबाजी की, इसलिए कि उसकी वजह यही है कि मुझे आपकी बेटी से अज हद मोहब्बत है। देवता आपकी खैर करें। जैसे ये काम पूरा हुआ, मैं जल्द अज जल्द मैं अरवस जल्द अज जल्द आजम बाल्डा से निकल गई, ये जानकर
کہ میرے والد صاحب ایسا خط ملنے پر مزید آہستہ کو کوئی خط لکھیں گے یا خود جائیں گے، اور اس سے پہلے کہ وہ تحقیق کریں کہ کیا ہوا میں تاشبان میں پہنچ جاؤں گی۔ اور یہ میری کہانی کا خلاصہ ہے۔ اس رات تک جب ان شیروں نے ہمارا پیچھا کیا اور ہم اس نمکین پانی میں تیرنے پر مجبور ہوئے۔ شاستہ نے سوال کیا، اور اس نوکرانی کو کیا ہوا جس کو تم نے بے ہوش کیا تھا؟ اروس نے بے حسی سے کہا، بے شک دیر سے اٹھنے پر اس کو مار پڑی ہوگی، لیکن وہ میرے باپ کی بیوی کے لیے جاسوسی کرتی تھی اور مجھے اس کے مار کھانے پر خوشی ہے۔ شاستہ بول پڑا، اے وے ہو، یہ تو ناانصافی ہے۔ جس پر اروس نے اپنے حق میں کہا، میں نے ان سب باتوں میں سے تم کو خوش کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا تھا۔ شاستہ نے بات آگے بڑھائی، ایک اور بات ہے جو میری سمجھ میں نہیں آئی۔ تم بڑی نہیں ہو، میرے خیال میں تم مجھ سے بڑی نہیں بلکہ شاید مجھ سے چھوٹی ہو۔ کیا اس عمر میں تمہاری شادی ممکن ہے؟ اروس نے کچھ نہیں کہا، لیکن بری نے ایک دم سے کہا، شاستہ، اپنی جہالت مت دکھاؤ۔ بڑے خانوں کے ہاں وہ اس ہی عمر میں شادی کیا کرتے ہیں۔ شاستہ کا چہرہ سرخ ہو گیا، لیکن اتنے اندھیرے میں شاید دوسروں نے نہیں دیکھا، اور اس نے بہت برا محسوس کیا۔ اروس نے بری کو کہا کہ تم اپنی کہانی بتاؤ۔ بری نے بتایا، اور شاستہ کے خیال میں اس نے اس کے گرنے اور غلط طریقے سے گھوڑا سواری کرنے کے بارے میں بہت زیادہ بتایا۔ بری کو یہ بہت مزاحیہ لگا، مگر اروس نہیں ہنسی۔ جب بری کی کہانی تمام ہو گئی، وہ سب سو گئے۔ اگلے دن وہ چار، دو گھوڑے اور دو انسان، مل کر اپنے سفر پر چل پڑے۔ شاستہ کا خیال تھا کہ اس وقت سفر بہت بہتر تھا جب میں اور بری اکیلے تھے۔ وہ اس لیے کہ اب بری اور اروس تقریباً تمام باتیں کرتے تھے۔ بری تو بہت دیر سے کیلومن میں رہتا رہا، اور وہ بھی خان لوگوں کے گھروں میں، لہذا جن لوگوں اور جگہوں سے وہ واقف تھا، زیادہ تر اروس بھی ان سے واقف تھی۔ اروس اکثر ایسی باتیں کرنے لگتی تھی کہ ہاں، اگر تم زلندرا کی لڑائی میں تھے تو پھر تم کو میرے چاچا زاد بھائی سے ملے ہوگے، اس کا نام الیماش ہے۔ اور بری کچھ یوں جواب دیتا تھا کہ جی مجھے الیماش یاد ہے، وہ تو گھوڑا گاڑیوں کا افسر تھا۔ میرے تو گاڑی والے گھوڑوں کے ساتھ آنا جانا نہیں تھا، وہ ہم گھوڑ سوار والے گھوڑوں کی طرح نہیں، لیکن وہ الیماش تو اچھا آدمی تھا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ اس نے مجھے چینی دی جب ہم نے ٹیبت شہر پر فتح پائی تھی۔ یا بری کہہ دیتا کہ اس گرمی کے دوران میں مزریل جھیل میں تھا، اور اروس کہتی، اچھا مزریل، میری ایک سہیلی وہاں ہے، لیزرلین خانزادی، وہ تو بہت پیاری جگہ ہے، اتنے اچھے باغ اور ہزار عطر کی وادی۔ یہ بات نہیں کہ بری شاستہ کو نظر انداز کرنا چاہتا تھا، لیکن شاستہ کو ایسا لگتا تھا۔ لوگ اپنے ہم یادوں کے بارے میں ضرور بات چیت کرتے ہیں، اور اگر آپ ان کے ساتھ ہوں تو لازمی بات ہے کہ آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ مجھے نظر انداز کر رہے ہیں۔ لیکن کچھ ہی دیر میں ان کے ساتھ ایک بڑا دلچسپ واقعہ پیش آیا۔
ताशबान नजदीक आने लगा। गांव ज्यादातर आने लगे और वो भी बड़े बड़े, और रास्तों में ज्यादा मुसाफिर भी थे। अब वो रात का सफर करने लगे और दिन को वो छुप जाते थे। जब भी रुकते तो झगड़ा करते थे कि ताशबान पहुंचने पर क्या करेंगे। वो इस मसले को टालते रहे थे, मगर कुछ ना कुछ करने को था। उस बहस के दौरान अरवस शास्ता से तकरीबन अच्छी तरह बात करने लगी। अक्सर जब मंसूबा बनाने की जरूरत होती तो दुश्मनी कम हो जाती है, निस्बतन उस वक्त के जब कोई खास बात नहीं की जा रही हो। ब्री का ख्याल था कि सबसे पहले हर एक को वादा करने की जरूरत है कि अगर बदकिस्मती से ताशबान पार करने में वो एक दूसरे से अलग हो जाएं, तो दूसरी तरफ दोबारा मुलाकात करने के बगैर आगे नहीं जाएंगे। उसका ख्याल था कि कदीम बादशाहों की कब्रों पर मुलाकात करना बेहतर होगा। वो कब्रें रेगिस्तान के ऐन किनारे पर हैं। वो तो बड़े बड़े शहद की मक्खियों के छत्ते जैसी लगती हैं, उसने कहा, और बहुत वाजे हैं। तुम जरूर देखोगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि कैलोमेन लोग वहां नहीं जाते क्योंकि उनके ख्याल में वहां जिन हैं और वो डरते हैं। अरवस ने पूछा, क्या हकीकत में जिन हैं कि नहीं? और ब्री ने कहा, मैं तो नार्निया का आजाद घोड़ा हूं और मुझे उन कैलोमिनियों की कहानियों का यकीन नहीं। इस पर शास्ता ने कहा, मैं भी कैलोमिनी नहीं हूं और मुझे भी उन पुरानी कहानियों का यकीन नहीं। ये बात पूरी तरह सच नहीं थी, लेकिन उसने अरवस को मुतासर किया, हालांकि उसको बुरी भी लगी। और इस पर उसने कहा, मुझे भी कुछ डर नहीं। आखिर तय हुआ कि ताशबान की दूसरी तरफ शाही कब्रों पर मुलाकात करेंगे, और सब खुश थे जब तक विन ने बड़ी शाइस्तगी से याद दिलाया कि असल मसला तो ताशबान पार करना है, ना कि उसके बाद क्या करेंगे। ब्री ने कहा, वो फैसला हम कल करेंगे मोहतरमा, अब सोने का वक्त हो गया है। लेकिन उस मसले का हल उतना आसान साबित नहीं हुआ। अरवस का पहला ख्याल था कि क्यों ना हम ताशबान के नीचे रात के वक्त तैर कर दरिया पार करें ताकि ताशबान में जाना ना पड़े। लेकिन बुरी ने उसके बरखिलाफ दो बातें की। पहली ये कि दरिया बहुत वसी है और हविन उतना दूर नहीं तैर सकेगी, खासकर जब उस पर सवारी हो। उसने ये भी जरूर सोचा कि मेरे लिए बहुत दूर है, मगर उसके बारे में उसने कोई खास बात नहीं की। दूसरी ये कि उसमें बहुत ज्यादा बहरी जहाज गुजरते होंगे और अगर किसी को नजर आया तो वो पूछताछ जरूर करेंगे। शास्ता का ख्याल था कि ताशबान के ऊपर से जाना चाहिए जहां पानी कम होगा और वहां तैरकर पार निकल जाएंगे। लेकिन ब्री ने बताया कि वहां बहुत सारे बाग हैं और खानजादे और खानजादियां सब इधर उधर फिरते होंगे और कोई ना कोई अरवस को जरूर पहचान लेगा। अगर मुझे नहीं पहचाना तो? शास्ता ने कहा, हमको बेरूप धारना पड़ेगा। विन का ख्याल था कि शहर के दरमियान में से जाना बेहतर होगा ताकि भीड़ में छुप जाएं, लेकिन उसने बेरूप धारने को भी बेहतर समझा। उसने कहा, दोनों इंसान अगर खराब कपड़े पहनकर गुलामों की शक्ल इख्तियार करें और अरवस का बख्तर बंद और हमारी काठियां जमा करके गठरी बना के हमारे ऊपर रख दें,
اور بچے ہم کو ہانکیں جیسے ہم بوجھ اٹھانے والے گھوڑے ہیں تو کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس پر آروس نے حقارت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میری پیاری ہوین، یہ تو ممکن نہیں کہ بری ایک بوجھ اٹھانے والے گھوڑے کا روپ اپنائے۔ تم جیسے بھی اس کو چھپانے کی کوشش کرو۔ بری کا یہی خیال تھا اور اس نے اپنے کھر مارے اور اس کے کان کچھ پیچھے ہوئے۔ ہوین نے کہا، مجھے معلوم ہے کہ یہ بہت اچھا منصوبہ نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں سب سے بہتر ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ کافی دیر سے نہ میرے نہ بری کے صحیح طریقے سے بال بنائے گئے اور ہم اتنا اچھا نہیں لگتے ہیں۔ کم سے کم میں اپنی بات کرتی ہوں، اور اگر ہمارے اوپر مٹی لگائی جائے اور اگر ہم اپنے سر نیچے کرتے تاکہ ہم سست اور تھکے ماندے لگیں اور کھر نیچے نیچے کر کے چلیں، اور اگر دم کاٹ دیں اور وہ بھی یکساں نہیں۔ بری نے شکایت کی، میری پیاری محترمہ، کیا تم نے اپنا خیال کیا کہ تم کس حالت میں نارنیا پہنچنا چاہتی ہو؟ کیا اتنی بری بدصورت حالت میں پہنچنے کے لیے راضی ہو؟ ہوین نے بڑی سنجیدگی سے کہا، اصل میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم پہنچ جائیں۔ کسی کو اچھا نہیں لگا، مگر ہوین کا منصوبہ عمل میں لایا گیا، جو کافی مشکل تھا، اور انہیں کچھ چوری بھی کرنا پڑی۔ اسی رات ایک گودام سے کچھ بوریاں غائب ہو گئیں۔ اگلے دن کسی اور سے کچھ رسیاں غائب ہوئیں، لیکن آروس کے لیے اگلے گاؤں میں کچھ کپڑے خریدنے کی ضرورت پڑی۔ شاستہ بہت خوش ہو کر واپس آیا جب سورج غروب ہو رہا تھا۔ دوسرے کچھ درختوں میں اس کا انتظار کر رہے تھے۔ سب جوش میں تھے کیونکہ اب وہ تاشبان کے نزدیک تھے اور غالباً اگلی پہاڑی سے وہ نظر آنے والا تھا۔ کاش ہم پار کر چکے ہوتے، شاستہ نے ہوین کو کہا، اور ہوین نے کہا، مجھے بھی یہی خیال آ رہا ہے۔ اس رات کو وہ چھوٹے راستے سے پہاڑی سلسلہ پر چڑھتے گئے۔ انہوں نے وہ راستہ اپنایا جو لکڑیاں اکٹھا کرنے والوں کا تھا، اور جب وہ پہاڑی کی چوٹی پر پہنچے تو ان کے سامنے تاشبان کی ہزارہا بتیاں نظر آنے لگیں۔ شاستہ کو کچھ اندازہ نہیں تھا کہ شہر کیسے لگے گا، اور وہ اس کو دیکھ کر گھبرا گیا۔ انہوں نے کھانا کھایا اور بچے سو گئے، لیکن صبح سویرے ہی گھوڑے جاگ گئے۔ ابھی ستارے نظر آتے تھے اور گیلی گھاس ٹھنڈی تھی، لیکن پو پھوٹنے والی تھی۔ ان کے دائیں طرف سمندر تھا۔ آروس جنگل گئی اور جب واپس آئی تو پرانے کپڑوں میں عجیب سی لگتی تھی۔ اس کے اچھے کپڑے بوری میں ڈالے گئے، اس کا بختر بند اور خنجر اور گھوڑوں کی کاٹیاں اور لگام بھی بوریوں میں ڈالی گئیں۔ بری اور ہوین نے ابھی اپنے بال بگاڑے تھے اور ان کی دم چھوٹی کرنا تھی۔ اس کے لیے آروس کے پاس خنجر کے سوا اور کچھ نہیں تھا، لہذا اس کو بوری سے نکالنا پڑا۔ کاٹنے میں کافی دیر لگی اور یہ عمل گھوڑوں کے لیے بہت دردناک تھا۔ بری بولا، ہائے، اگر میں بات کرنے والا گھوڑا نہ ہوتا، میں تمہارے منہ پر خوب لات مارتا۔ تم کو کاٹنا تھا، نہ کہ کھینچ کر نکالنا۔ محسوس ہو رہا ہے کہ تم کھینچ رہے ہو۔ لیکن آخر اندھیرا اور سردی کی بجائے کام پورا ہو گیا۔ گھوڑوں پر بوریاں باندھی گئیں، رسی باندھی گئی تھی خوبصورت دہانے کی جگہ، اور ان کا سفر شروع ہو گیا۔ بری نے کہا، یاد رکھنا کہ ہمیں قریب رہنا ہے،
اگر الگ الگ ہوئے تو قدیم بادشاہوں کی قبروں پر ملاقات کرنا، جو بھی پہلے وہاں پہنچ جائے دوسروں کا انتظار کرنا۔ شاستہ نے کہا، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ جیسے بھی ہو تم دونوں گھوڑوں کو زبان سے ایک لفظ نہیں نکالنا ہے۔ سفر آگے جا رہا ہے، اب وہ بڑے شہر میں جانے والے ہیں۔ نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے کیا ہوگا۔ خدا حافظ۔